अमीरी और गरीबी की बात हो सकती हाँ। है कि आपके पास पैसे नहीं है तो उसमें आप अच्छे विद्यार्थी है तो आपको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। इसमें जाति वाइज आरक्षण होना चाहिए। आप निम्न जात से आ रहे हैं और कोई स्वर्ण जात वाला है, स्वर्ण जात वाला गरीब है और निम्न जात वाला अमीर है, तो स्कॉलरशिप किसे मिले? स्कॉलरशिप देने का मतलब ये निम्न है ये ऊपर है वो बात नहीं रहती उसमें। क्या आपने 30 साल की सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति को क्यों चुना? क्या सिस्टम के अंदर रहकर संभव नहीं था? एक सेक्शन ऑफिसर, देन अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, देन सेक्रेटरी, एक आदमी पूरा समाज को बदल नहीं सकता है। आपने एक मुद्दा उठाया था, किसानों को सोलर पंप देने के लिए जो जमीन को एकड़ की शर्त रखेगी, इतना एकड़ जमीन होगा तो ही आपको सोलर पंप ये वाला देना है या नहीं देना है। हाँ। आपने रखा था कि इस शर्त को हटाया जाए। उन्होंने क्या कहा है कि 2.5 एकड़ अगर किसी के पास जमीन है तो उसको 3 हॉर्स पावर का ही सोलर का पंप डाल सकता है। तो मंत्री महोदय लोग खड़े होकर बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं, उस विकास के जो आंकड़े बताते हैं कि ऐसा विकास हो रहा है, यहाँ के लिए इतने फंड्स आ रहे हैं, यहाँ के लिए मैंने इतने फंड्स लगाए, क्या ये सब विकास के जो आंकड़े हैं वो सिर्फ कागज पे रहते हैं कि रियलिटी में है? हर पॉलिटिकल पार्टी की या गवर्नमेंट की एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश रहती है कि हम अभी पॉलिटिकल पावर में हैं तो हम पहले से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, ऐसी बोलने की बात रहती है। बल्कि ये फेक नैरेटिव रहता है, ये सच नहीं रहता। ये सच कम रहता है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बात ज़्यादा होती है। कि विधान भवन में कभी कभी देवेंद्र जी आपकी बातों से चिढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र में आप बड़े निवेश और विकास के आंकड़े बता रहे, लेकिन विदर्भ में इसका वास्तव में कोई लाभ नहीं हुआ है। मैं खुद जिस विधानसभा से हूँ वहाँ पे आप बताइए क्या लाभ हुआ है। इस पे बहुत ही बौखला गए थे, क्या था सच्चाई सर? आप तो बहुत करीब से देखे होंगे। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो चिढ़ते नहीं है। जब वो चिढ़ते हैं तो उन्होंने एक मुलाकात में कहा है कि मैं कभी नहीं चिढ़ता, कि क्योंकि जब मैं चिढ़ता हूँ तब मुझे भूख लगी हुई थी। क्या आपको लगता है कि भारत में नौकरशाही स्वतंत्र है या नेताओं के दबाव में काम करती है? बड़ा जो राजकीय नेता है, जो पॉलिटिकल पावर में आते हैं, उन्हीं के हिसाब से आज के तारीख में दुर्भाग्यवश से जो अपना ब्यूरोक्रेसी है निर्देश पे ही काम कर रही है। आप किसी शादी में गए थे और आप तलवार निकाल के आप नाच रहे थे। हाँ, एक शादी में गया था। क्या आपको लगता है सर, सरकार जिस हिसाब से मुफ्त के पैसे बांट रही है लोगों को, वो सही है? आपको लगता गलत है? आपको लगता है कि नेता और अफसरों के बीच में अंदरूनी समझौते होते हैं? दलित समाज के लिए बाला साहब ठाकरे जी ने ही एक बार कहा था कि घरात नाही पीठ, कसाला पाहिजे विद्यापीठ। आपका पूरा समाज खिलाफ हो गया था, शिवसेना के प्रति काफ़ी लोग निकल चुके थे और लोग शिवसेना से आपका समाज प्यार न करके नफरत करने लगा था। आज उसी शिवसेना से, उसी समाज के तरफ से आप एक विधायक बनते हैं, तो कैसे आप जाके अपने समाज के लोगों को इस बात को समझाते हैं? ये जो बात है बाला साहेब ठाकरे साहब की। नमस्कार, मैं गौरी शंकर चौबे आप सबके सामने हर एपिसोड में कुछ ना कुछ अलग चीज़ लेकर आ रहा हूँ और मैं हमेशा आपको, अपने दर्शकों को यह दिखा रहा हूँ कि अगर आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके लोग अगर मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो आप तक नहीं पता रहती है और बहुत सी ऐसी सच न होने वाली बातें, अफवाहें रील पे, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं किसी के बारे में, किसी नेता के बारे में, किसी अभिनेता के बारे में, और हम इसी चीज़ को अपने दिमाग में बना लेते हैं और हमको लगता है कि यही सच है। तो उन सब चीज़ों को तोड़ने के लिए मैं ऐसे लोगों को जो मेहनत करके और बिंदास बात कर सकते हैं, ऐसे लोग को अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहा हूँ। तो आज ऐसे शख्सियत को मैं सामने लेकर आ रहा हूँ जिन्होंने 30 साल सिर्फ और सिर्फ सेवा दी है। पहले वो भी ऐसे मैं नहीं बोलूँगा कोई प्राइवेट कंपनी में सेवा दी है, वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होके, जो कि सेक्शन ऑफिसर थे, मंत्री कक्ष अधिकारी थे, संयुक्त सचिव थे और कई ऐसे मंत्री जिनके पीए रह चुके हैं। मतलब 30 साल का एक अच्छा नॉलेज होने के बाद वो आखिरी में 30 साल के बाद वीआरएस लेते हैं और उनकी इच्छा चलती है कि अब मैं चुनाव लड़ूं
और जो मेरा काम है, क्योंकि 30 साल तक इन सब के साथ रह के इन्होंने सचमुच कुछ सच्चाइयाँ देखी है, कुछ चीज़ें देखी है, जब उन्हें खटक गया कि नहीं, अब समय आ गया है, मैं जहाँ से आया हूँ, मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, जो मेरा गांव है, जो मेरा तहसील है, वो मुझे पुकार रहा है, वहाँ के लिए कुछ करना है। तो ऐसे विधायक सिद्धार्थ खरा जी से एक मुलाकात करते। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। तो सर, जैसा कि मैं आपको बोला कि हमारा बिंदास बोल चैनल है, यहाँ पे सब बिंदास बातें करते हैं। हाँ हाँ। और मैं कुछ नहीं बोल सकता कि मैं किसी तरह से आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ या बातें कर रहा हूँ। मैं जस्ट यह चीज़ चाहता हूँ, क्योंकि आपके बहुत से चाहने वाले हैं। कुछ चीज़ें जब मैं आपसे बात करूँगा, आप बोलेंगे तो वो सत्य हो जाती है। उसको ना फेक में कमिटमेंट डाल सकते कि फेक है, या फिर उसको गलत साबित कर सकते हैं, सच साबित कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर, मैं आपके परिचय के बारे में जानना चाहूँगा कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ पढ़ाई लिखाई की है, एजुकेशन कैसी रही, हो सकता है कॉलेज लाइफ आपकी बहुत इंटरेस्टिंग हो, वो कैसी थी, और उसके साथ साथ कैसे आप इस रोजगार में आए। ओके। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। मेरा नाम सिद्धार्थ रामभाऊ खरात, मेरा गांव है ताड़शूनी, जो सिंदखेड़ा तहसील में आता है, बुल्ढाना ज़िले में। जी। वहाँ से मेरी जो शिक्षा हुई, प्राइमरी एजुकेशन, वो मेरे गांव के स्कूल में ही हो गई, जिला परिषद की शाला में। उसके बाद में किनगांव राजा का एक थोड़ा सा दूर मेरे गांव से करीब 9 से 10 किलोमीटर दूरी पे वो एक स्कूल थी, नूतन माध्यमिक विद्यालय। वहाँ पे मेरी माध्यमिक जो पढ़ाई है, माध्यमिक तक 10वीं तक वो पूरी हो गई। और सच बोले तो मेरे जो संस्कार है, जो भी है, वो मेरे पाठशाला में और वो नूतन माध्यमिक स्कूल में ही हो गए। अच्छा। हाँ, 10वीं तक अच्छा खासा, मतलब वहाँ पे शिक्षा भी अच्छी थी, थोड़ा सा एक तरह की डिसिप्लिन भी थी, और अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ भी थी। मतलब स्कूल उस ज़माने की वो जो स्कूल है, बहुत ही अच्छा खासा एजुकेशन मेरे को वहाँ पे गांव होते हुए भी वहाँ पे मिल गया। 10वीं के बाद में मैं आज का संभाजी नगर और उस समय का औरंगाबाद, उधर चला गया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो स्थापित किया हुआ पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी है औरंगाबाद, आज का संभाजी नगर, वो वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज था, वहाँ पे मैंने ग्रेजुएट किया। और उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन MA किया। देन जर्नलिज्म भी करने की कोशिश किया मैंने। उस समय थोड़ा सा फिर नौकरी की वगैरह जो परिस्थिति ज़रूरत थी, तो उस हिसाब से फिर स्पर्धा परीक्षाएं की भी मैंने तैयारी की, और उसी तरह मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर बन गया। पहले 1 साल मैं PSI रहा, नासिक PTEC में मैंने ट्रेनिंग भी किया। उसके बाद में फिर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते रहा, और उसमें फिर मैं गवर्नमेंट की जो सेक्शन ऑफिसर यानी कि कक्षा अधिकारी ये पोस्ट है, उस पर ऊपर सिलेक्ट हो गया। और वहाँ से 1994 में 1994 में मैं कक्षा अधिकारी बोल के मंत्रालय में ज्वाइन हो गया, और वहाँ से 2024 तक यानी कि 30 साल तक मैंने मंत्रालय में बहुत सारी, मतलब तरह तरह की जो पोस्ट है वहाँ पे काम किया, और मैंने VRS लेके फिर मैं ये पॉलिटिक्स में आ गया। अच्छा सर, आपने अभी जिस हिसाब से एजुकेशन की बात की, एक नया सवाल एक आता है मेरे मन में। आपको लगता है कि शिक्षा के समय, जब तक आप शिक्षा कर रहे हैं, हाँ, शिक्षा के समय जाति वाइज आपको कोटा मिलना चाहिए, जिसको आरक्षण बोलते हैं? नहीं, अगर आरक्षण नहीं होता, सच बोलता हूँ मैं, तो मेरे जैसा जो देहात का लड़का था, वो 60 रुपये के स्कॉलरशिप में हम लोग वहाँ पे पले पड़े। 60 रुपया उस समय का 60 रुपया था, वो स्कॉलरशिप थी। उसकी वजह है कि हम लोग यहाँ पे आ गए। अगर वो स्कॉलरशिप नहीं होती तो हम, सच बोलता हूँ मैं, आज आपके साथ सच बोलता हूँ, स्कॉलरशिप अगर नहीं होती हमारे को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI स्कॉलरशिप जो कि बाबा साहेब ने दिया, वो अगर नहीं होती तो हम जैसे लड़के देहात में से यहाँ तक नहीं, मतलब पैसे कम लगे, ये आपको लगे कि पैसे कुछ कम तो भी हो, जो मतलब उस समय GOI की स्कॉलरशिप है। आज के तारीख में तो बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल रही, सभी को मिल रही है। एंड में सर, स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि आपको जहाँ ज्यादा पैसे भरने पड़े थे, आपको बहुत कम लगे? नहीं, देखो, स्कॉलरशिप में क्या रहता है कि एजुकेशन फीस रहती है, स्कॉलरशिप फीस जो को कॉलेज को देनी पड़ती है, जी, वो गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट देती है, आपको आपके घर से नहीं देना पड़ा? नहीं, घर से नहीं देनी पड़ती है, यही ना? हाँ। मेरा सवाल सर फिर से वही है, एक है
ये हो गया पैसे की बात, अमीरी और गरीबी की बात हो सकती हाँ। है कि आपके पास पैसे नहीं है तो उसमें आप अच्छे विद्यार्थी है तो आपको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन क्या ये इसमें जाति वाइज आरक्षण होना चाहिए? कि अगर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप अगर आप निम्न जात से आ रहे हैं और कोई स्वर्ण जात वाला है, स्वर्ण जात वाला गरीब है और निम्न जात वाला अमीर है, तो स्कॉलरशिप किसे मिलना नहीं, चाहिए? स्कॉलरशिप देने का मतलब ये निम्न है ये ऊपर है वो बात नहीं रहती उसमें। जी। जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो पीछे पड़ा हुआ है, और ताकि उसको सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो भी बैकवर्ड है उसको सपोर्ट करने की जो बात है स्टेट के ऊपर रहती है, वो स्टेट के ऊपर यानी कि सरकार के ऊपर, वो स्टेट गवर्नमेंट के सरकार के ऊपर उसको डिसीजन लेना पड़ता है। और महाराष्ट्र सरकार ने वो डिसीजन लिया कि जो भी पिछड़े लोग हैं इकोनॉमिकली और सोशली, ओके, देखो एक दो तरह के बैकवर्डनेस है। हाँ, एक इकोनॉमिकल बैकवर्ड है जो सभी का है, हाँ, सारे तख्त के बैकवर्डनेस आता है, और सोशली ये बहुत खतरनाक बैकवर्डनेस है ये। हाँ, देखो इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस ये अलग चीज़ है, और सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस ये बहुत गंभीर समस्या है भारत की, नहीं सही बात है। अपने देश की। तो ये जो स्कॉलरशिप हो या प्रोत्साहन देने की जहाँ जहाँ बात आती है, इकोनॉमिकल को तो सपोर्ट देना जरूरी है, पर उसके साथ अगर वो सोशल बैकवर्डनेस है तो उसके तरफ देखने का रवैया अपना बहुत गंभीरता से होना चाहिए, जो कि आज के मतलब सरकार वो कर रही है। अच्छा, ठीक है। इस पे सर मैं कभी और अलग से आपसे मैं अलग से चर्चा करूंगा, क्योंकि ये मुद्दा चर्चा का बहुत काफ़ी टाइम हो जाएगा। काफ़ी टाइम है। हाँ। और देखो ये समानता की मतलब ये लंबा इशू है। जो समानता जो बोलते हैं इक्वेलिटी, जी, इक्वेलिटी कैसे आ सकती है? इक्वेलिटी सबको एक मतलब एक ही प्लेटफॉर्म में लाने की बात होती है। जी, जब बेसिकली कोई अगर बहुत पीछा रहा, अगर कोई बंदा है उसको अगर आगे लेके आना है तो उसको स्पेशल पुश की जरूरत पड़ेगी, पुश की जरूरत पड़ती है। राइट। तो वही पुशिंग की जरूरत जहाँ जहाँ भी हो, जो भी समाज को हो, उसका जायजा स्टेट ने लेना चाहिए। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्शन जो अपना अनुच्छेद 16 में दिया हुआ प्रावधान है, वो जो भी कोई पिछड़ा है उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने एक सोच करनी चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। और जो भी पिछड़े हैं, इकोनॉमिकली है, सोशली भी है और इकोनॉमिकल भी है, क्या करना है वो स्टेट की जिम्मेदारी है। जी सर। सर आप 30 साल नौकरी किए। हाँ। और 30 साल की नौकरी में हर एक मंत्री, हर एक मिनिस्टर, हाँ। हर एमएलए, एमपी, सबको आप देखे और सबको अच्छे से हैंडल किए। और आप, मुझे जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, एक छोटे से गांव से निकल के आप स्कॉलरशिप की पैसे से आप पढ़ाई करके, मतलब बहुत मेहनत करके आप आगे आए हैं। हाँ। तो इस 30 साल में आपने बहुत बार कोशिश किया होगा कि मैं सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करूँ, लेकिन नहीं हो पाया। तो मेरा सवाल है कि क्या आपने 30 साल की सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति को क्यों चुना? क्या सिस्टम के अंदर रहकर संभव नहीं था? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखो आदमी जो सिस्टम में आता है कि एक व्यवस्था है ये सरकार की, गवर्नमेंट की, जो समाज के लिए बना हुआ रहता है। हाँ। और मैं पहले से मैं बोलते बोलते रह गया कि मैं मूवमेंट में रहा हूँ। ये जो शिवाजी महाराज हो, बाबा साहेब हो, महात्मा जी फुले हो, जो कि महाराष्ट्र के सोशल वर्कर है, बड़े जाने माने रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। और इन लोगों ने सबको मतलब समाज को ऊपर लाने की बात कही है। तो ये मूवमेंट से मैं पहले से जुड़ा हूँ और सोसाइटी का सर्विस करने का पहले से मेरे दिमाग में रहा था। मैंने कोशिश भी किया था, एक्टिविस्ट भी था मैं, मतलब उन दिनों कॉलेज में। तो उस समय मैंने जाना कि ये इससे कुछ होगा नहीं, इसके लिए तुमको सिस्टम में जाना चाहिए। उस हिसाब से मैं आ गया। और जहाँ भी मैं गया, सारे डिपार्टमेंट, देखो उसमें क्या हायरार्की होती है। एक सेक्शन ऑफिसर, देन अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, देन सेक्रेटरी, और ऐसे तरह तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। 40 के करीब डिपार्टमेंट है, वहाँ पे पूरी सिस्टम बनी हुई है। फील्ड ऑफिसर्स रहते हैं। एक आदमी पूरा समाज को बदल नहीं सकता है, ताकि वो जो सिस्टम में जो भी कोई डिपार्टमेंट आता है, वो डिपार्टमेंट में जितना भी एरिया उसके पास आता है, मतलब वो जो बोलते उसका दायरा है वो बहुत कम रहता है। वो दायरे में वो काम करने की कोशिश करता है, मतलब ट्रांसपेरेंसी रखे, जो उसमें से जिसको गरीब है उसको न्याय देने की बात है वो न्याय दे,
पॉलिसी फॉर्मुलेशन में वो डिपार्टमेंट की जो जिसमें काम करता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन अच्छा कर सकता है, ऐसे काम कर सकता है ना, पर उसको लिमिटेशन है। सरकारी कोई भी पोस्ट हो, पोजीशन हो, उसको बहुत सारे लिमिटेशन है और कर सकता है, पर लिमिटेशन बहुत है। पॉलिटिक्स ये ऐसा फील्ड है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इतना गहरा ये फील्ड है, इतना ताकतवर ये पोजीशन है, इसमें से कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे रह के कुछ भी कर सकते हैं। डेमोक्रेसी का ये बहुत बड़ा मतलब क्या बोलते हैं एक वेपन है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनना। ओके। हाँ, उसमें और इसमें जमीन आसमान का जो है डिफरेंस है। तो आप इसीलिए वहाँ से निकल के यहाँ पे सेवा करने आ गए। आप जैसे ही यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आए, मैंने देखा कि जिसे भी आपने हराया है, संजय राय मुल्कर को। हाँ। उनके पहले वहाँ से जो प्रताप जी थे वो 3 बार से जीते हुए थे, एमएलए रहे हुए, बाद में वो भी सांसद बन गए। उनका एक अच्छा गढ़ माना जाता था। तो आपको नहीं लगता है कि जब आप चुनाव लड़ने के बारे में आए, इतने बड़े गढ़ में जा रहा हूँ, तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं जो पार्टी इस समय, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में आप थे, तो भाजपा के चुनाव से लड़ूं मैं टिकट जहाँ जीतना आसान होगा, आपने उबाटा ही क्यों चुना? नहीं, देखो मैं कोई जीतने वाली मतलब पार्टी पॉलिटिक्स करने वाला नहीं है। पहली बात तो मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ एक व्यक्तित्व हूँ। इसलिए कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी मेरे को आमंत्रित करे, इससे पहले भी मेरे को अवसर आया था कि वहाँ पे लड़ते हो क्या भाजपा की ओर से, तो मैंने उनको विनम्रता के साथ नकार दिया गया है मेरी ओर से। अच्छा, वो सीट पे आपको आया था ऑफर? हाँ, उससे पहले आया था मेरे को। अच्छा। हाँ, वही जगह पे आप भाजपा से लड़ते हो क्या, तो मैं तैयार नहीं था, क्योंकि मेरी जो सोच है वो विचारधारा के प्रति मैं कायम रहता हूँ। और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ये ऐसी पार्टी है आज की तारीख में कि यही एक पार्टी है महाराष्ट्र में जहाँ पे हम लोग कुछ सोच सकते हैं उसके ऊपर, जो संविधान के बारे में चर्चा करता है, जो सारे लोगों का जो हक है उसके लिए खड़ा रहती है। और बेसिकली सबसे अहम ये बात है कि प्रबोधनकार ठाकरे, जो केशव सीताराम ठाकरे उनका नाम है जी, इनके जो ग्रैंडफादर है जी उद्धव साहब के, वो महाराष्ट्र के जो भी कुछ जाने माने 4-5 लोग थे, SM जोशी थे, डांगे थे, ये प्रबोधनकार ठाकरे थे, इन लोगों ने संयुक्त जो महाराष्ट्र की जो एक मूवमेंट है उसमें बहुत ही बड़े पैमाने में हिस्सा लिया था। बल्कि उन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये एक उनका नाम है। और जो भी अंधश्रद्धाएं वगैरह जो है ना समाज में, उसके प्रति भी उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था। यानी कि वो बहुत बड़ी हस्ती थी। उनका जो उनके जो लड़के थे वो स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, और उनके जो पोते हैं आज की तारीख में वो उद्धव जी है। तो इनका जो एक लेगेसी बोलते हैं ना, लेगेसी एक स्ट्रांग लेगेसी है, एक विचारधारा की बात है। और वो कोई क्या बोलते उसको, कोई उनको प्रलोभन देता है, या तो कोई अगर कोई लालच देता है या फिर तो लालच में आने वाले लोग नहीं है, ये उनके सिद्धांतों के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। इसलिए मैं ये पार्टी ज्वाइन किया और उनके साथ जाने का तय कर लिया। ये मेरे को मालूम था कि ये बड़े लोग हैं, पर ये खोखले हुए थे, क्योंकि ये शिंदे सेना के पास गद्दारी जो करी ना इन लोगों ने, उनके साथ चले गए थे। और मेरा कॉन्फिडेंस और नैतिकता के साथ मैं पूरे जोर मतलब वो आत्मविश्वास के साथ में चला गया। लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया और उद्धव साहब के प्रति वहाँ के लोगों की बहुत अच्छी आस्था थी, है, आज की तारीख में भी है। तो उन लोगों ने मेरे को वेलकम किया और उन्होंने मेरे को बहुत 3 महीने में। आपने काफ़ी ऐसे मुद्दे उठाए हैं विधानसभा में, और हर जनता यही चाहती है कि अगर मेरा नेता विधान भवन में कुछ बात कर रहा है, विधानसभा में कुछ बात कर रहा है, तो हमारे बारे में उठाए। आपने एक मुद्दा उठाया था, किसानों को सोलर पंप देने के लिए जो जमीन को एकड़ की शर्त रखेगी, इतना एकड़ जमीन होगा तो ही आपको सोलर पंप ये वाला देना है या नहीं देना है। आपने रखा था कि इस शर्त को हटाया जाए। क्या मुद्दा था, और आप लोगों को बताएंगे कि कैसे, क्यों हटाना चाहते थे, और क्या किसानों के साथ कैसे गलत हो रहा था? देखो, किसानों के लिए आज के तारीख में बिजली बहुत जरूरी बात हो गई है। सरकार के पास इतनी आज के तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उन्होंने क्या करे कि वो जो सोलार पंप
के द्वारा वो 12 घंटा वीज देने की बात कही है। इधर इसलिए जो है कृषि पंप सोलार योजना है, मुख्यमंत्री कृषि पंप सोलार वगैरह, ये ऐसी योजनाएं चल रही है। पर वो चलते समय उन्होंने कुछ कंडीशंस डाली है। उन्होंने क्या कहा है कि 2.5 एकड़ अगर किसी के पास जमीन है तो उसको 3 हॉर्स पावर का ही सोलार का पंप डाल सकता है। 5 एकड़ अगर है तो 5 का, उसके ऊपर है तो 7.5 का। और उस मतलब ये जो कंडीशंस है ना, ये डाली हुई है। इसके लिए होता क्या है, अगर मेरे पास 2 एकड़ का जमीन है, पर मेरे 2 एकड़ का जमीन में अगर मैं खाली 3 एकड़ का ही हॉर्स पावर का ही पंप डाल सकता हूँ, सोलार पंप, बराबर है। अब 2 एकड़ मेरी ऐसी जमीन है, वहां पे यहाँ पे वेल नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, कुआं नहीं है, बराबर है। तो मेरे को अगर समझो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से कहीं दूर नदी से अगर पानी लाना है, तो 3 हॉर्स पावर का पंप क्या करेगा, नहीं करेगा। तो इसके लिए जो कंडीशंस जो यहाँ पे रखी है वो गलत है, उसको उसमें सुधार लाने की जरूरत है। वो अगर 1 किलोमीटर से अगर पाइपलाइन करके पानी लेना है यहाँ पे, तो ये 3 हॉर्स पावर का जो पंप है वो पानी खींच नहीं पाता है। इसलिए ये कंडीशन रद्द कर दो, और जिस हॉर्स पावर्स की मोटर लगती है वो खुली करने की मांग मैंने विधानसभा में। हाँ, मतलब सर्वे कर लीजिए आप किसानों के हिसाब से, जिसको जो लगता है। सर, आपको एक सवाल है, आपको लगता है कि विधानसभा में जो मंत्री महोदय लोग खड़े होकर बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं, उस विकास के जो आंकड़े बताते हैं कि ऐसा विकास हो रहा है, यहाँ के लिए इतने फंड्स आ रहे हैं, यहाँ के लिए मैंने इतने फंड्स लगाए, क्या ये सब विकास के जो आंकड़े हैं वो सिर्फ कागज पे रहते हैं कि रियलिटी में है? ये क्या रहता है, मैं आपको बता दूं। एक हर पॉलिटिकल पार्टी की या गवर्नमेंट की एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश रहती है कि हम अभी पॉलिटिकल पावर में हैं तो हम पहले से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को ये दे रहे, वो दे रहे, ऐसी बोलने की बात रहती है। बल्कि ये फेक नैरेटिव रहता है, ये सच नहीं रहता, ये कागज पे रहता है। क्योंकि क्या है ना, मेरा सवाल आपसे ये क्यों था, क्योंकि आप एक अधिकारी भी रह चुके हैं, तो आपको पता है पेपर के बारे में भी कि पेपर में क्या आता है। और आज आप एक राजनेता हैं तो आपको यह भी पता है कि रियलिटी क्या आ रही है सामने। मैंने ये भी देखा है, मैंने राजनीति भी अभी देख रहा हूँ और प्रशासन भी मैंने देखा है। तो जो मंत्री रहते हैं वो पॉलिटिकली, आफ्टर ऑल वो पॉलिटिकल होते हैं। लोगों के सामने एक नैरेटिव सेट करने की उनकी कोशिश रहती है कि हम अच्छा कर रहे हैं, कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, ये दे रहे, वो दे रहे। घोषणाएं जो होती है ना, घोषणाएं, ये घोषणाएं उसी का नतीजा है। बाकी बढ़ा चढ़ाकर वो जो होता है ना, वो उसमें ज़्यादा वही रहता है। सच कम रहता है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बात ज़्यादा होती है। अच्छा सर, आप अभी चुनाव के 3 महीना पहले आपने डिसीजन लिया कि मुझे चुनाव लड़ना है, और 3 महीना में वहाँ की जनता ने आपको एक्सेप्ट कर लिया कि आप करेंगे, और उनको उम्मीद भी आ गई कि आप बहुत अच्छे से लड़के और जीत के आएंगे। मेरा उसी से एक सवाल ये था कि अगर आप उबाटा से नहीं होते, शिवसेना उबाटा से नहीं होते, भाजपा से नहीं होते, आप अगर निर्दलीय ये चुनाव लड़ते तो क्या आप जीत जाते? पॉसिबली मैं नहीं लड़ता। मान लीजिए फिर भी लड़ते तो आप जीत पाते क्या? फिर भी मैं जीत पाता। अच्छा, एक आत्मविश्वास की बात होती है, वो आत्मविश्वास मुझ में भरा हुआ है, पर जनरली मैं वो रिस्क नहीं लेता। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, वो जितना काम कर सकती है, एक निर्दलीय जो है वो काम नहीं कर पाता है। एक पॉलिटिकल पार्टी रहती है, एक विचारधारा होती है, लीडर होते हैं, एक फिलॉसफी सेट हुई वाली होती है। लोगों का भी एक तरह से उनके प्रति एक अपना देखने का नजरिया भी होता है। हाँ, नजरिया बना हुआ रहता है। निर्दलीय के प्रति बहुत सेट करना पड़ता है, उसमें कुछ हासिल भी नहीं होता है। निर्दलीय लोगों से पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। अच्छा सर, आज मान लीजिए आप थे पॉलिटिकल पार्टी से, आप वहाँ पे खड़े हो गए, कल सिद्धार्थ खरात की जगह कोई और आता, हो सकता था कि आप न लड़ते तो कोई और खड़ा होता शिवसेना उबाटा से। हाँ, तो उसी के रिलेटेड मेरा एक मेकर में आपकी जगह कोई और खड़ा होता तो, लेकिन उससे और आपका कंपेयर, क्या आपकी जीत प्रशासनिक अनुभव की वजह से हुई है या पूरी तरह पार्टी के नाम की वजह से हुई है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। देखो, कोई एक की वजह से हुई मेरी जीत ऐसा मैं मानता नहीं। देखो, प्रशासनिक अनुभव एक इतनी गहरी बात होती है, वो एक अनुभव रहता है, और वो अनुभव ही होता है। तो प्रशासनिक अनुभव तो है मेरे पास।
और उसके साथ साथ मैं कई सारे मंत्री साहब के साथ में सेक्रेटरी रहा हूँ, हाँ। पीएस रहा हूँ, ओएसडी रहा हूँ। तो वो जो तजुर्बा है हैंडलिंग का, वो भी मेरे पास है। दूसरी, दुनिया भर के प्रशासनिक अधिकारी है, पर सारे प्रशासनिक अधिकारी मतलब बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रशासनिक अधिकारी एमएलए बनाए और पॉलिटिकल लीडर उभर के सामने आए नहीं, हैं। बहुत कम। केवल प्रशासनिक है इसलिए आदमी चुन के नहीं आता। ओके, उसके प्रशासनिक के साथ आपका एक रवैया होना चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए, विचारों की एक लाइन होनी चाहिए, पैशन होनी चाहिए, समाज को सुधारने की एक जो आग जलनी चाहिए ना, मशाल जैसी, मतलब हाँ। वो अंदर ही अंदर होनी चाहिए। मतलब वो ऐसा कुछ तो भी अंदर से एक तो मतलब जलन होनी 20% चाहिए। मैं दे दूं कि प्रशासनिक नॉलेज होने का कारण नहीं, 20-25% दे सकते हो। 25% दे सकता हूं। बिल्कुल। तो मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि आपके पिछले विधायक जो संजय जी थे, अगर उनके सामने कोई और उबाटा से लड़ता तो संजय जी जीत जाते। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे बदले अगर कोई भी वहाँ पे होता, नामुमकिन था वो, मुमकिन नहीं, बिल्कुल नामुमकिन ही था वो। अच्छा, तभी मुझे लगता है कि विधान भवन में कभी कभी देवेंद्र जी आपकी बातों से चिढ़ जाते हैं, बौखला जाते हैं क्योंकि मैंने आपका एक सवाल देखा था हाँ। जहाँ पे वो एकदम, और देवेंद्र जी का कहना भी वैसे भी कि देवेंद्र जी जब वैसे बहुत ही शांत स्वभाव के और बहुत सूझबूझ से जवाब देते हैं, लेकिन आपने एक विधानसभा में सवाल पूछा था हाँ। कि महाराष्ट्र में आप बड़े निवेश और विकास के आंकड़े बता रहे, लेकिन विदर्भ में इसका वास्तव में कोई लाभ नहीं हुआ है। मैं खुद जिस विधानसभा से हूं वहां पे आप बताइए क्या लाभ हुआ है। इस पे बहुत ही बौखला गए थे। क्या था सच्चाई सर? आप तो बहुत करीब से देखे होंगे। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो चिढ़ते नहीं है। जब वो चिढ़ते हैं तो उन्होंने एक मुलाकात में कहा है कि मैं कभी नहीं चिढ़ता, क्योंकि जब मैं चिढ़ता हूँ तब मुझे भूख लगी होती है। अच्छा। भूख लगी होती है। हाँ। देवेंद्र जी जिस समय मेरे को बोल रहे थे कि तुम नए हो, ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए, और मेरे पे वो गुस्सा हो गए। मेरे को लगता है कि वो उस समय उनको भूख लगी हुई थी। नहीं, उनको कहा गया था कि आप चिढ़ते हो कि नहीं चिढ़ते, तो हाँ। उन्होंने एक इंटरव्यू मैंने सुना, उन्होंने कहा कि मैं कभी चिढ़ता नहीं, जब मैं चिढ़ता हूँ तो समझ लेना कि मुझे भूख लगी हुई है। तो वो मेरे पे चिढ़ गए, तो मैं वही समझ रहा हूँ कि उनको उस समय भूख लगी हुई थी। अच्छा, कहने का मतलब ये है मेरा कि मेरा जो सवाल था, साहब ने मेरे को कहा कि तुम नए हो, आपको मालूम नहीं। मेरा सवाल बुनियादी वही की वही आज भी है कि महाराष्ट्र 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही है। महाराष्ट्र देश में इतना क्रमांक पा रही, उतना क्रमांक पा रही है, ये सब बोलने की बातें हैं। आप देवास में चले जाते हो, दुनिया भर के वहाँ के 2,60,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में लेके आ रहे हो, और बता रहे हो कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आ रही है। मेरा कहने का मतलब है कि देवेंद्र जी साहब, हमें आपके ऊपर नाज है, ओके, प्राउड है, सब है। आप इतना सारा कर रहे हो, पर ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, पर ये जा कहाँ रही है जी? कहाँ जा रही है इन्वेस्टमेंट? महाराष्ट्र का आज का पर कैपिटा जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम, वो मुंबई का 5 लाख से भी ऊपर है, और महाराष्ट्र का एवरेज 3 लाख है, 3 लाख। पर मेरे बुल्ढाना का, वाशिम जिले का, बुल्ढाना का, हिंगोली का, धुलिया का, नंदुरबार का जो पर कैपिटा इनकम है वो 1 लाख भी नहीं है, 1 लाख भी नहीं। गरीबी, दारिद्र्य रेखा, ये पावर्टी, महिलाओं के सवाल, शिक्षा के बुनियादी सवाल वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। देखो, महाराष्ट्र में 2 महाराष्ट्र हो रहे हैं, एक 4-5 जिले का, एक आगे मतलब जो डेवलप्ड जिले वाला महाराष्ट्र है, और 24, 27, 28 जो जिले हैं बाकी वाले महाराष्ट्र के, वो पिछड़े हुए जिले हैं। इसके प्रति कौन सोचेगा? इसलिए मैंने थोड़ा सा अंतर्मुख करने के लिए साहब को सवाल पूछा था कि साहब ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, पर विदर्भ में कितनी आ रही है? मेरे बुल्ढाना जिला में कितना आ रहा है? मेरे मेहकर शहर में, मेहकर मतदार संघ में कितनी है? विदर्भ के बाकी सारे जो पिछड़े हुए मतदार संघ है, जिले हैं, वहाँ पे कहाँ जा रही है? क्योंकि पावर्टी का सवाल वही है, जो बेरोजगारी है वही के वही है, शिक्षा का सवाल वही है, पर कैपिटा इनकम वही है, फार्मर सुसाइड करने जा रहे हैं,
फार्मर्स की सुसाइड तो रुकना चाहिए ना। अगर इतना आपके महाराष्ट्र में अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो सुसाइड कम होनी चाहिए कि बढ़ना चाहिए, बताओ। नहीं, बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए कि Yes. नहीं? पर सुसाइड बंद क्यों नहीं हो रही है? फार्मर जो है, हमारा किसान जो है, आत्महत्या क्यों करते जा रहा है दिन ब दिन? ये सवाल है। इसलिए आई ओपनिंग सवाल था मेरा। पर मैंने जैसा कि बोला कि उस समय साहब को भूख लगी थी। भूख लगी थी। सर, आप बहुत अच्छे जगह से नौकरी करके आए हैं, तो आपने बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि आप मेरे चालू कैमरे पे आप इस सवाल का जवाब पता नहीं आप सीधे सीधे दे पाएंगे कि घुमा घुमा के देंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि भारत में नौकरशाही स्वतंत्र है या नेताओं के दबाव में काम करती है? देखो, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से ये 3 टायर सिस्टम है अपना। ये नौकरशाही अलग बात है, सांसद एक अलग चीज़ है और जुडिशरी एक अलग चीज़ है। पर इसका सबसे अहम पार्ट जो है, जो संसद है और पॉलिटिक्स है, मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से जो चुने हुए जो राजनीतिक है, मतलब जो राजकीय नेता है, जो पॉलिटिकल पावर में आते हैं, उन्हीं के हिसाब से आज के तारीख में दुर्भाग्यवश से जो अपना ब्यूरोक्रेसी है, उन्हीं के निर्देश पे ही काम कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। वो स्पाइनलेस होनी चाहिए, बल्कि वो नहीं है आज के तारीख में। जी सर, इसी से एक सवाल और मैं करूँगा। आप छोटा छोटा कभी भी आप रील स्क्रॉल करते होंगे तो दिखता होगा कि पढ़ा लिखा इंसान खड़ा है और बिना पढ़ा लिखा बैठ के उसको ऑर्डर दे रहा है। ऐसे बहुत से मीम्स बनते हैं। हाँ, आप एक पढ़े लिखे, एक अच्छे जगह नौकरी करके, पढ़ लिख कर फिर आप राजनेता बने, लेकिन आप ऐसे भी नेताओं को जानते हैं जो जिनकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन अफसरों को भी कमांड करते हैं जो काफ़ी हाईली एजुकेटेड है। नहीं, समझ गया मैं। देखो, डेमोक्रेसी में पीपल्स आर सुप्रीम, जनता सुप्रीम है, लोग सुप्रीम है। जनता जिसको चुने वो राजनेता बन के उभर के आता है, वो सुप्रीम ही है। अब सवाल ये है कि जो अधिकारी पढ़ने के बावजूद वो अधिकारी बनता है और उसके सामने वो यानी कि घुटने टेक देता है, ये बात कहीं कहीं नज़र आती है। मेरा कहने का ये मतलब है कि देखो, पब्लिक से जो पोजीशन मिलती है उसका तो सम्मान अधिकारी कितना भी पढ़ा हुआ उसने करना ही चाहिए। पर साथ में उसने ये कहना चाहिए कि जो नियम है, जो संवैधानिक चौकट है, उसमें रह के उन्होंने विनम्रता के साथ कन्विंसिंग वो राजनैतिक जो मंत्री होता है उनको करनी चाहिए। ये जिम्मेदारी होती है वो एजुकेटेड और पढ़ाई किए हुए अधिकारी की, जो आज के तारीख में मतलब वो अपेक्षा तो वही है पर होती नहीं। वो आज के तारीख में जो भी वो मंत्री जी कहते हैं और उसके सामने वो उसको हाँ पे हाँ मतलब वो बोल के वो आगे जा रहा है, ये गलत है। पढ़ाई इसलिए होती है, संविधान के कलम बाकी जो भी मतलब नॉलेज की जो बात है वो पढ़ाई किए हुए अफसर को ही होती है। उसका फर्ज है वो सारी बातें मंत्री जी को विनम्रता के साथ कहे, उनको कन्विंस करे, पर वो नहीं हो रहा है, ये दुर्भाग्य है। जी जी सर, आपका एक सोशल मीडिया पर रील बहुत वायरल हुआ था, अब इसकी सच्चाई क्या है आप ही बता सकते हैं लोगों को। जिसने वो रील देखा, जहाँ से आपसे कनेक्ट कर पाया, वो सच्चाई समझ गया। लेकिन जो बाहर के लोग हैं जो आपको देखे होंगे, आप किसी शादी में गए थे और आप तलवार निकाल के आप नाच रहे थे। हाँ, एक शादी में गया था, हमारे कोई करीबी आदमी ये थे, मेरा कार्यकर्ता था, उनकी लड़की की शादी थी और थोड़ा सा वो एक माहौल था, खुशी का माहौल था, वो नाच रहे थे और मैं उनका विधायक था और मैं वहाँ पे चला गया तो बड़ी खुशी हुई थी उनको। उन्होंने मेरे को उठाया, ऐसे ऊपर उठाया और मेरे को उन्होंने सर पे लिया और फिर कहीं मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, एक मोमेंट में, एक खुशी की मोमेंट में उन्होंने वो ऐसा करते करते उनके जो दूल्हे का जो तलवार है जो डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल नहीं थी, वो डुप्लीकेट तलवार जो है मेरे हाथ में दी गई और मैंने वो उसको हाथ में लिया। वो मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उन लोगों ने जो एक माहौल था एक आनंद का, उसमें मतलब वो हो गया, मतलब ऐसी डेलिब्रेट नहीं या कोई ऐसा अलग
उसमें कोई भावना नहीं थी। वो एक खुशी की माहौल में मेरे को उठाया, मैं भी उनके प्रतिसाद बोलते हैं ना, साथ जी, प्रतिसाद जी, देने जी। की बात, लेकिन बस इतना ही हो मेरी गया टीम वो। से ही एक सवाल था उसमें, मेरी टीम हाँ, से था, मेरा नहीं था। अच्छा, अगर मान लीजिए वो तलवार असली होता, क्योंकि हाँ, आप जिस जोश में थे, एक खुशी का माहौल होता है नहीं जोश उस में समय। नहीं था मैं। नहीं, एक खुशी का माहौल होता है, खुशी में खुशी का जोश अलग होता है। हाँ, लेकिन जो खुशी के टाइम अगर मान लीजिए वो ओरिजिनल तलवार होती, तो क्या यह एक विधायक के तौर पर व्यवहार जिम्मेदारी के लायक था? नहीं देखो, ये तो दुल्हे राजा का वो ये चल रहा था, सेरेमनी चल रही थी। दूसरी तलवार वो डुप्लीकेट थी, वो ओरिजिनल होती तो मैं काहे को हाथ में लेता उसको। इतना तो समझ आता ना आदमी। लेकिन आपके विरोधियों ने उसको इतना घुमाया था इस नहीं, रील उन्होंने को। बनाया वो, हाँ, उसका कोई। और मैं जहां तक उस रील को मैंने बहुत होमवर्क किया, क्योंकि फेक और रियलिटी क्या है, हाँ, एक वीडियो चलता है। हाँ, उसमें एक था कि जब आपको उठाया था तो एक छत्रपति शिवाजी महाराज के एक हाँ, धुन को बजाया था। धुन को, हाँ, धुन को आपको तो देखा होगा, वही हाँ, था। वो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक गौरव का एक गाना चल रहा यस, यस, था, हाँ। उनके तो प्रति आप गौरव उसमें कहने ही की। एक हाँ, थोड़ा सा वो माहौल, माहौल और आ गया शिवाजी था। महाराज को भी एक थोड़ा सा एक सम्मान देने की बात होती है। जी। जो अपने साथ लोग रहते हैं उनको भी खुशी के, उनके खुशी में शामिल होने की बात रहती है। बस इतना ही था, वो एक माहौल रहता है ना। एक विधायक आया तो उनको भी ज़्यादा खुशी हो गई थी। जी, 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 जी। सर, आपको ही पता है कि किसान, आप जहाँ से आते हैं, किसानों की तकलीफ सबसे बड़ी है। आज पूरे महाराष्ट्र में जब राजनीति की बात आती है तो किसानों के बारे में बात होती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आता है, किसान आत्महत्या के बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है। या तो दूसरा, महाराष्ट्र की राजनीति की बात होती है तो मुंबई की बात होने लगती है। हाँ, सारी मुंबई मुंबई, ऐसा लगता है कि मुंबई ही सिर्फ एक राज्य है। सही बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक तरफ मुंबई में रहने वाला जो समुद्र के किनारे रह रहा है, बरसात का मौसम होता है तो बहुत खुश होता है कि अच्छा मौसम आ रहा है। लेकिन एक तरफ जब बरसात आती है, बरसात के मौसम में किसान बहुत दुखी होता है कि कब बरसात गलत टाइम पे आ जाएगी और हमारी हाँ, फसलें सब सही है। नुकसान हो जाएंगी। तो जून से सितंबर के बीच में ऐसे भारी बारिश के कारण बहुत बार ऐसा हुआ, अनाज खराब हो चुका है। और सरकार ने ऐसे बहुत बार वादे किए हैं कि हम इस पे ये चीज़ लाएंगे तो जहाँ से पता चलेगा कि उसका नुकसान का भरपाई होगा। लेकिन आपने एक बार आवाज़ उठाई थी कि क्या उनकी भरपाई की चीज़ें मिलती है कि सिर्फ दिखावा के लिए छोटा अमाउंट मिलता है? देखो, इसके बहुत गंभीर सवाल है ये, और ये महाराष्ट्र के जनता का सवाल है। और कुछ अगर गिने चुने सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा महाराष्ट्र ये रूरल इकोनॉमी है, रूरल जी, है, जी। और वो पूरा किसानों का महाराष्ट्र है। जी। ये महाराष्ट्र बराबर है। ये महाराष्ट्र में किसान का ही, मतलब जो भी है, अस्तित्व उन्हीं का है। जी। और आज के तारीख में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि किसानों के प्रति ये सरकार का रवैया जो है, केवल ये सरकार है इसलिए मैं बोलता नहीं, किसानों के प्रति जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो रवैया रहा है गए 15-20 सालों से, कुछ अच्छा नहीं रहा है। और किसान को क्या है ना, या तो जो उनका अनाज है उनको हमें भाव नहीं मिल रहा है, जो भी वो उत्पादित करता है माल, उसका उत्पादन खर्च जो आ रहा है और उसको जो मिलता है बाद में, उसमें जो डिफरेंस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इसलिए जो आज का किसान, मतलब उनकी जो आत्महत्या है, उनका जो आंकड़ा है वो भी बढ़ते जा रहा है। आज भी करीब करीब 2000 के करीब महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याएं हो रही है। अगर सरकार इतना सब कुछ कर रहा है, इतना डेवलपमेंट कर रहा है, इतना सारा निजी जो गुंतवणूक है यहाँ पे, फॉरेन की गुंतवणूक यहाँ पे अगर हो रही है, तो यहाँ का किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? ये जो सवाल है वो आज भी वही सवाल है। अच्छा, ये पैकेज देते नहीं क्या? दे रहे। मेरा ये मानना है कि ये जो पैकेज दे रहे, ये जो पैकेज की बात करती है, फुकनाड़ू चीज़ है ये सब। ये पैकेज से काम नहीं चलता है। कोई अगर अभी बारिश हो गई, ज़्यादा बारिश हो गई, बारिश में उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, यूँ करेंगे, और फिर तुमको ये दुख से हम लोग रिलीफ देंगे। क्या किया सरकार ने? कुछ नहीं दिया। बल्कि उनका जो दुख है उसके ऊपर और क्या बोलते हैं उसको, ढाका लगाया, मजाक किया। ढाका लगाया, मजाक करे उन्होंने। हमारा कहना है, मैंने प्रशासन भी देखा, शासन भी देखा। मैं खुद एक गरीब फार्मर से, मैं वहाँ से मैं यहाँ तक आया हूँ। फार्मर की बात मैंने सही है। देखो, आज के तारीख में अगर कुछ करना है, कोई पैकेज दो, कोई पैकेज हमको नहीं चाहिए।
ये लाडली बहना हो या कोई दूसरे कुछ जो भी दे रहे हैं ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत यही है कि जो भी उसको जो खर्चा आता है उत्पादन के लिए, उत्पादन खर्च के हिसाब से जो उसको उत्पादन मिल रहा है, हाँ, प्रति एकरी जी, वो उसका बैलेंस रखे, ताकि उसको जो अमाउंट मिल रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री हो जाए। वो अगर होता है तो वो आनंद से रह सकता है, सुख से वो वहाँ से रह सकता है, उसके बच्चे को स्कूल भेज सकता है, कॉलेज भेज सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है, पीएसआई या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकता है। आज की तारीख में हो रहा क्या, फार्मर ही आज की तारीख में विवंचना में रहता है, वो अपनी सोच में डूबा हुआ रहता है। उसके बच्चे का क्या करे, छोटा मोटा जो कर्जा है, कर्जा का ब्याज ये बढ़ते जा रहा है। ये जो परेशानी है, हाँ, सारे एंगल से परेशानी बढ़ती है, और वो परेशान होके एक दिन क्या करता है, उसका जीवन समाप्त करता है, खुदकुशी कर ले रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका जो रियलिस्टिक जो सॉल्यूशन है ना, ग्राउंड उसको बोलते हैं, शाश्वत विकास जो बोलते हैं ना, ग्राउंड रियलिटी को मुद्दे नज़र रखते हुए फार्मर्स का जो भाव उसको अच्छा मिले, दूध का प्रोडक्शन वहाँ पे मिले, उसको सब्सिडरी इनकम के हिसाब से कोई ऐसी स्कीम्स चलाए। जी, उनके जो बच्चे आज की तारीख में बेकार है, बेरोजगार है, वो हर कुटुंब का, हर एक फैमिली का लड़का अगर कहीं ना कहीं कोई भी बहाने अगर उसको 15-20 हज़ार भी अगर नौकरी मिले, तो आदमी सुसाइड नहीं कर पाता है। आदमी अपना जीवन जो है, अपना जीवन, खुद का जीवन समाप्त कब करता है, जब वो भावना विवश होकर देखता है कि अब मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा भगवान भी कुछ अगर मेरे को संभाल नहीं पा रहा है, सरकार भी नहीं, कोई नहीं कर रहा है, भगवान भी आज मेरे साथ नहीं है, मेरे पास कोई नहीं, अब मैं क्या कर, मतलब जीवित रह के क्या करूं, तब वो अपना जो है जीवन समाप्त करता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन करेगा ये सब? सरकार ने गंभीरता के साथ डीप थिंकिंग बोलते हैं ना, उसके हिसाब से होना चाहिए। इसलिए मैं सरकार के ऊपर थोड़ा सा मेरा जो कटाक्ष रहता है कि रियलिस्टिक बात करो, पैकेज से कुछ नहीं होगा, पैकेज फोकनाड़ू बता रहा हूँ मैं, फोकनाड़ू चीजें रहती सर इसी पैकेज से मैं आपको एक टुक में जवाब चाहता हूँ, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। क्या आपको लगता है सर, सरकार जिस हिसाब से मुफ्त के पैसे बांट रही है लोगों को, वो सही है? आपको लगता है गलत है सर? एकदम गलत है। अब इसके आगे का एक सवाल सर, आज अभी भी चुनाव बीता है कॉरपोरेशन का, आपको पता है, ये लाडली बहन का असर पहले पड़ा हर महिला को, जिसका ना तो वेरीफाई किया गया कि उसके घर में क्या इनकम है, क्या नहीं है, सिर्फ एक महिला है, उसने बैंक डिटेल फिल किया तो लोगों को पैसे आने लगे। वो सचमुच रोजगार पे जा रही कि नहीं? क्योंकि मैंने भी एक डेटा निकाला है, जहां पे लोग रोजगार में जा रहे हैं, महीने के 25-30 हज़ार रुपए उनकी सैलरी आ रही थी, उन्हें भी लाडली बहन का पैसा आया, कोई वेरिफिकेशन का माध्यम नहीं था, तो एक फ्री में पैसा दिया जा रहा है। फ्री में वही आदत देख के कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मैंने देखा कि लोगों को घरों पे पैकेट दे के वोट डालने के लिए दिया जा रहा है। क्या लोकशाही में, लोकतंत्र में आपको ये सही लगता है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। देखो, ये सबका जड़ है, ये सब अपने सारे सवालों का जड़ यही है। देखो, डेमोक्रेसी है, अपना सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसमें डेमोक्रेसी के आधार पे सारा समाज को जो उसको प्रोग्रेस करने की बात कही है। हाँ, अपना सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हमारा जी, बराबर। इसका मतलब ये है कि सारे समाज का विकास करने की बात इसमें कही गई है जी। आज 75 साल हो गए हैं। आज का जो आदमी जो वोट करने जाता है एक नागरिक के तौर पे, आज भी वो नागरिक जब वोट करने जाता है और उसके सामने अगर 1000 या 2000 का प्रलोभन आता है, तो वो एक वोट के कंपैरिजन में उसको ऐसा लगता है कि वोट अगर 2000 में कोई अगर दे रहा है, समझ लो, तो उसका जो मत है, उनका मन क्या होता है? मन होता है, यस। उनका जो मन है वो 2000 को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। क्यों बताओ? क्योंकि उसको लगता है कि 2000 अगर मेरे को मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। जो भी मेरे को 1000-2000 देता है उसको मैं, मेरा मन यानी कि मेरा वोट जो है मैं दे सकता हूँ। ये क्या चीज़ है? इसका मतलब ये है 75 साल होने के बाद भी हमने लोगों को जो उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है आज भी उसी तरह से
क्या बोलते हैं उसको, अच्छी नहीं रखी, लाचार बोलते ना, लाचार बना के रखा है। और वो लाचार आदमी ही 2000 की बात कर सकता है। मेरे को आप बताओ, जिसके पास पैसा है, जो नौकरी करता है, जो बिजनेस करता है, व्यवसाय करता है, या तो समझ लो कि जिसके पास 5-25 हज़ार का इनकम है, क्या वो पैसा लेके अपना वोट दूसरों को दे सकता है? क्या कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा ना। नहीं देगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। और सरकार क्या कर रहा है? ये जो लाचारी जो है, ये जो पावर्टी है, ये जो दरी है बोलते इसको, जो दरी बोलते, ये डिस्क्रिमिनेशन बोलते है अमीरी की और गरीबी की। गरीबों को गरीब ही रखना चाहती है, क्योंकि गरीब लोग को अगर पैसा दिया तो आ सकते हैं। पूंजीपति एक तरफ, छोटे छोटे पूंजीपति तैयार हो रहे हैं, दूसरी ओर गरीबों की संख्या बढ़ रही है। पूंजी मतलब पैसा देके गरीबों को खरीदने की जो आज की तारीख में जो ये सिस्टम है आज खड़ा हुआ है, बहुत ही अपने डेमोक्रेसी को 75 साल के बाद भी ये जो फल आया है ना, ये अच्छा फल नहीं है, बहुत ही विषारी जो फल बोलते हैं ना, ये आया है। और इसको ये सरकार ने करे हुए, इसलिए सारे लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर उनका इनकम बढ़ाने की बात है। मतलब समाज को आप अगर सदन करेंगे तब ही अच्छी तरह, मतलब जो डेमोक्रेसी जो है, अच्छी डेमोक्रेसी यहाँ पे आ जाएगी। या तो मेरे को नहीं लगता, बहुत बुरा हाल होने वाला है इसके आगे भी। सर, आप शासन में भी थे, प्रशासन में भी थे, आप अंदर के डिपार्टमेंट में भी थे। एक मेरा सवाल व्यक्तिगत है, ना ही राजनीति के हिसाब से है, क्योंकि मैं एक सामान्य नागरिक हूँ। तो मेरा एक सवाल है, मैं जस्ट राजनीति को देख रहा हूँ, तो मेरा एक सवाल है आया, क्या लाडली बहन की योजना के जो पैसे हैं, कल वोटिंग है, उसके एक दिन पहले आना सही है या गलत है? बहुत गलत है। देखो, सरकारी पैसा जो है लालच के माध्यम से लाडली बहना है या तो कोई भी जो गरजू लोग हैं उनके ऊपर बहाया जा रहा है। ये सरकार का पैसा है। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो लास्ट टाइम बोले तो ये जो अभी का जो सरकार आया है, इन्होंने वही किया है। ये मध्य प्रदेश का मॉडल उन्होंने उठाया, महाराष्ट्र में लागू कर दिया, बिहार में भी यही बात हो गई। और अगर हो रहा है समझ लो, तो लोग लालच में आ रहे हैं ना। और ये सर चुनाव के एक दिन पहले, हाँ, कल वोटिंग है, एक दिन पहले लाना, ये नियम तो के बहुत हिसाब से गलत बात है। और मेरा ये सवाल है ये जुडिशरी के ऊपर, हाँ, अपनी जुडिशियल सिस्टम क्या कर रही है जी? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ये तो देखते होंगे ना। वो भी तो कुछ बातें ऐसे कि वो खुद उठा लेते हैं। तो सरकार ने ये जो जुडिशियल सिस्टम ने ये जो बात है, इसको अपनी ओर से खुद होके उठानी चाहिए। और ये जो चल रहा है करप्शन का मामला, ये सरकारी करप्शन है, सरकार की ओर से दिया गया लालच है। और प्रभावित करने की बात होती है मतदार को, ये किया जा रहा है, खुलेआम किया जा रहा है, खुले दिन किया जा रहा है, सबके सामने हो रहा है, ओपन सीक्रेट बोलते हैं इसको। सर, आप राजनीति में आए और चुनाव के 3 महीना, आपको 3 ही महीना मिला था तैयारी करने में। हाँ, जैसा आप बताएं, क्या राजनीति में आने का फैसला पूरी तरह विचारधारा से प्रेरित था या चुनावी अवसर देखकर एक मौका था? बिल्कुल चुनावी अवसर नहीं, विचारधारा से संबंधित है मेरा। अच्छा, क्या विदर्भ का मुद्दा आज लोगों की समस्या है या नेताओं की राजनीति? नेताओं की राजनीति है, क्योंकि हर नेता विदर्भ तो के करता बारे है। में बात करता है, चुनाव के टाइम बात करता है कि विदर्भ में बहुत तकलीफें, लेकिन उसके बाद जब तक इलेक्शन नहीं आता विदर्भ के बारे में बात नहीं कुछ होती। नहीं करते। तो इस पे सर कुछ आपका कुछ है ऐसे? विदर्भा का जो लीडरशिप, अभी खुद देवेंद्र जी फडणवीस विदर्भा से आए हैं जी, वो विदर्भा से आते हुए भी विदर्भा का जो एक है उनका जो योगदान, समृद्धि महामार्ग उन्होंने जो करे हैं विदर्भा और महाराष्ट्र को, उन्होंने वो एक जो सेतु जो है जोड़ा है, बीच में जोड़ा है, वो हो गया। पर ये होने के बाद वो इतना आज महाराष्ट्र की राजनीति में उलझ गए कि वो बाकी विकास की बात वो भूल ही गए हैं। जी, वो उनका सारा ख्याल हो, इतना मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ से लाया, वहाँ से लाया, महाराष्ट्र को यहाँ ले जा रहा हूँ, वहाँ लेके जा रहा हूँ, ये पार्टी के ऊपर देख, वो पार्टी के ऊपर देख। मतलब वो उलझ गए हैं। उन्होंने खुद, हमारी उनसे उम्मीद है कि विदर्भा के ऊपर उन्होंने देखना चाहिए सही मायने में।
तो आपको नहीं लगता सर कि महाराष्ट्र की राजनीति आज विचारधारा से ज़्यादा सत्ता की लड़ाई हो गई है? सत्ता की लड़ाई हो गई है, विचारधारा छोड़ दिया गया है। हाँ, क्योंकि आए दिन आप सोशल मीडिया पे देखेंगे या फिर न्यूज़ में देखेंगे, तो जब चुनाव हम लड़ते हैं, जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो एक विचार की बात करते हैं, और चुनाव जीतने के बाद अगर बहुमत नहीं है तो हम किसी ना किसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं जिनका मैंने विरोध किया था। सही है। तो ये जो बात हो रही है मतलब विचारों की बात करने के लिए होती है, जब मौका अगर मिल रहा है, समझ लो ये क्या हो गया पता नहीं। ये जो महाराष्ट्र था पहले वाला, विचारों का महाराष्ट्र था, संत लोगों का महाराष्ट्र था, छत्रपति शिवराय, बाबा साहेब, इनका सब अब हम लोग नाम लेते हैं। आपको भी मालूम है महाराष्ट्र का कंपैरिजन कोई स्टेट से हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। वही महाराष्ट्र आज के तारीख में ये विचारों को छोड़ के ये मतलब जो भी मिल जाए उसके ऊपर अपना जो काम कर रहा है, गलत दिशा की ओर चल रहा है। मेरे को लगता है कोई ऐसा लीडरशिप आगे फर्म इसके बाद भी आना चाहिए। उन्होंने ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, ये यहाँ की नीति है, यहाँ की जो एक एथिक्स है और इथिकल पॉलिटिक्स है, इसको बड़ी गंभीरता के साथ समाज के सामने लेके जाने की ज़रूरत है। जी जी। और ये जो आवाज़ जो है बुलंद होनी चाहिए। जितना वो बुलंदी लोगों के बीच में जाएगी, लोग सुनते हैं, लोगों के पास भी तो पहुंचनी चाहिए ना। आज क्या हो रहा है, जो गद्दार लोग हैं वही अपनी बात बड़ी कर रहे हैं, उनका ही सोशल मीडिया ज़्यादा चल रहा है। जो गलत है उसका, जो लोग गलत है, सबको मालूम ये गलत है, पर हो क्या रहा है, वो जो गलत लोग हैं आज के तारीख में उनकी गलतियाँ जो है ये ऐसे वाया सोशल मीडिया है, किसी को लालच देना, किसी को फोड़ना, लोगों को अपने साथ करना, ऐसा करके वो उनका ही पक्ष जो है, उनका पक्ष जो है वो आगे लेके जा रहे हैं। जी सर, आपको लगता है कि आज धीरे धीरे देश को आज़ाद हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी महाराष्ट्र में जो वोटिंग होती है वो जाति के आधार पे होती है? देखो, जाति जो कभी नहीं जाती उसको ही जाति कहा जाता है। हाँ। जाति, मराठी में एक शब्द है जातीय अस्मिता। हाँ। वो किसी की भी नहीं जाती, वो अस्मिता है, सबकी है, आपकी है, मेरी है, सबकी है। पर जाति को जात को लेके ये जो पॉलिटिक्स आज के तारीख में जो चल रहा है वो ज़रा हद से ज़्यादा हो रहा है। ये बात सही है। जाति की अस्मिता होती है, होनी भी चाहिए। समाज में अपना खुद का जो है, मतलब सब लोग सामने आगे आना चाहिए। लोगों का एक क्या बोलते हैं उसका एकत्रीकरण जो बोलते हैं ना, एक इकट्ठा करने की जो बात है वो तो होनी चाहिए, वो बात अलग है। एम्पावरमेंट जो बोलते हैं, कास्ट के लोगों का एम्पावरमेंट तो हर एक ये करता है। पर आज क्या हो रहा है कि जाति केवल मतलब पॉलिटिक्स में इतना वो ज़्यादा हो गया कि इसकी वजह से पूरा समीकरण बिगड़ गया है, जातिवाद बढ़ रहा है इसमें। आपको 1.5 साल के आसपास हो, 1.5 साल धीरे हो रहा है, 13 महीना 13 महीना हो गया। 13 महीना 14वां महीना चल रहा है। 14 महीना हो गया सर आपको विधायक बन के। आपको कोई ऐसा एक पल आया जब आपको लगा कि मैं राजनीति में आके बहुत बड़ी गलती की? नहीं, ऐसा नहीं लगता है मुझे। नहीं। तो आप खुश हैं? आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, लोगों की सेवा करने का मौका मेरे को मिल रहा है और मैं बड़ा भाग्यवान समझ रहा हूँ खुद को। जी, आप नेता के पहले एक अधिकारी थे, अफसर थे। आपको लगता है कि नेता और अफसरों के बीच में अंदरूनी समझौते होते हैं? वो अफसर कैसा है इसके ऊपर होता है। नहीं, समझौते होते हैं। अफसर को क्या चाहिए, मतलब अफसर का एम्बिशन क्या है? हाँ। किसी को मतलब तरह तरह के एम्बिशन है ना। हाँ। आप देख रहे हैं। हाँ, वो अफसर के ऊपर है। सर, आप अभी इस समय आपने अभी पिछले बात करते करते 1-2 बार आपने गद्दार शब्द लिया, तो मैं थोड़ा सा उससे मिलता जुलता। क्या आपको आज लगता है कि शिवसेना, जो उबाटा शिवसेना है, आज भी हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे जी की विचारधारा से दूर हो गई है? या अभी उद्धव साहब? नहीं, देखो, उद्धव साहब की मैं वही बता रहा हूँ आपको कि उद्धव साहब एक लेगेसी का उदाहरण है। उनकी लेगेसी बहुत पुरानी है, परंपरा उनके साथ है। उनके जो ग्रैंडफादर हैं
वो खुद प्रबोधनकार ठाकरे रहे हैं। जो प्रबोधनकार ठाकरे ने महाराष्ट्र को एक प्रोग्रेसिव चेहरा देने की बात कही है, उनके वो लेजेंड है आज की तारीख में। और बाला साहेब ठाकरे का तो नाम आपने सुना है। उन्होंने ये जातिवाद के खिलाफ जाके ऐसे जो साधारण सीधा साधा आदमी को उन्होंने कहीं से कहीं पहुंचाया है। उद्धव साहेब की बात अलग है और बाला साहेब ठाकरे की बात अलग है। दोनों की एक कार्यशैली की जो बात अगर कही तो थोड़ी सी अलग अलग है। बाला साहेब डायरेक्ट थे, 1 to 1 थे। उद्धव साहब थोड़े से क्या बोलते जीनियस ज़्यादा है। वो हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं करते और सभ्यता और संस्कृति के मतलब एक जो दायरा है उनको वो छेड़ते नहीं हैं। और बाला साहेब जो थे ना वो अलग ही, आपको तो मालूम है बाला साहेब की। अच्छा सर, दूसरे जो बोलते हैं शिवसेना मेरी है, अब मैं उनके लिए एक सवाल पूछता हूँ। क्या उनमें शिवसेना में जो शिंदे गट आप बोल रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से वो दूर हो गए? नहीं, वो तो कहने को कह रहे खाली है। उनका कोई जो बाला साहेब ठाकरे का जो सोच है वो सोच को वो बिल्कुल अपना ये नहीं रहे। वो कुछ हमारे हिसाब से तो ये उद्धव साहब को क्षति पहुंचाने के लिए और खुद को बड़ा होने के लिए वो जो काम कर रहे, खुद के लिए काम कर रहे, स्वार्थ है उसमें। और उसमें वो बाला साहेब ठाकरे की कोई भी विचारधारा उनमें नहीं है। और ये कुछ सालों तक मतलब वो चलने वाले लोग हैं, ये लॉन्ग टर्म वाले लोग नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों को बहुत जल्दी पता चलेगा कि ये शिंदे सेना जो भी है आज के तारीख में वो लॉन्ग टर्म कोई सेना नहीं है। आज नहीं तो कल या तो वो भाजपा में जाएंगे या तो उनका जो है पतन हो जाएगा। क्योंकि देखो, तुम हो, मैं हो, सारा समाज जो है अपना, जो एक सीख मिली है तुम्हारे को मेरे को कि चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, चाहे कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो। ये संस्कृति से यही बात हम सुन सुन के बड़े हो गए। पर महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? पॉलिटिक्स क्या अलग बात होती है क्या? पॉलिटिक्स में भी तो एक नीतिमत्ता और एथिक्स होता है ना जी। और अब इससे पहले जो भी पॉलिटिक्स हुआ है अपने यहाँ का, कांग्रेस हो या शरद पवार जी हो या पहले वाले हैं, जो भी है पॉलिटिक्स में इथिक्स रहा है ना, थोड़ा थोड़ा इधर होता है। ये तो पूरा उल्टा का पलटा कर दिया ना उन्होंने। ये अलग ही तरह का जो पॉलिटिक्स है महाराष्ट्र में लाया ना, ये कैसे चलेगा? नहीं चलेगा जी, ये एक्सेप्टेबल है नहीं। सर, अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन गया जस्ट, और शिवसेना उबाटा ग्रुप से आप स्टार प्रचारक के रूप में मुंबई थे और आपने बहुत अच्छा मेहनत किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैंने देखा काफ़ी आप लगे हुए थे एकदम अच्छे से। बिल्कुल। और आपने मेरे ख्याल से 5 लोगों का कैंपेनिंग किया, उसमें से 4 जीते हैं। नहीं, मैंने 9 लोगों का मुंबई में कैंपेन किया, उनमें से 6 लोग जीत के आए हैं। बहुत उनमें से बता रहा हूँ मैं, अंकित सुनील प्रभु, गीतेश विनायक राउत, देन धर्मेंद्र काले जो दामोनगर के हैं, देन पुष्पा कड़म्बे जो क्रांतिनगर की है, वार्ड नंबर 39, और ये 26 नंबर के हैं। दूसरे विक्रोली के सुनील मोरे है और सकीना शेख है। ये 6 लोग मेरे चुन के आए। 3 लोग दुर्भाग्यवश से थोड़ी मतों से हार गए हैं। ठीक है सर, मैं अभी एक छोटी सी 2 लाइन बोलूँगा। हो सकता है आपने उस लाइन को बचपन में सुना होगा या फिर यंग टाइम में सुना होगा, उस पर मैं बात करूँगा। घरात नाही पीठ, कसाला पाहिजे विद्यापीठ। मुझे पता है ये लाइन सुनने के बाद थोड़ा सा मन विचलित हुआ होगा। अब मैं उस पर आता हूँ। आप जिस समाज से आते हैं, दलित समाज से, दलित समाज के लिए बाला साहब ठाकरे जी ने ही एक बार कहा था कि घरात नाही पीठ, कसाला पाहिजे विद्यापीठ। आपका पूरा समाज खिलाफ हो गया था। शिवसेना के प्रति काफ़ी लोग निकल चुके थे और लोग शिवसेना से आपका समाज प्यार न करके नफरत करने लगा था। आज उसी शिवसेना से, उसी समाज के तरफ से आप एक विधायक बनते हैं, तो कैसे आप जाके अपने समाज के लोगों को इस बात को समझाते हैं? क्योंकि आज भी ये वर्ड आपके समाज में कहीं ना कहीं चुभता है। ये जो बात है बाला साहेब ठाकरे साहब की, जिस परिवेश में उन्होंने कही थी, उसको थोड़ा सा गलत अंजाम दिया गया है मेरे हिसाब से। उनका ये कहना था कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, गरीबी बहुत सारी है, घर में खाने की नौबत है, और हम आप लोग क्या, मतलब वो उसका जो परिवेश था
परिप्रेक्ष्य था उस समय का, वो अलग था। समय बदल गया है, समय आगे निकल गया है। आज के तारीख में जो उद्धव साहेब जी है, उन्होंने सेना की कमान हाथ ली है और आज के तारीख में हमारे सामने, हम सब के सामने अ, भारत की जो संविधान है, भारत का संविधान है, वो सुरक्षित रहे। सुरक्षित किसके हाथ में है, इसकी चर्चाएं सारे समाज को आज आज की तारीख में है। अगर संविधान की रक्षा करने की बात आती है तो सबसे पहला समाज अगर कोई आता है तो बाबा साहेब का समाज सामने आता है। और उनको मालूम है कि संविधान अगर नहीं है, मतलब संविधान के ऊपर अगर कोई खतरा है और संविधान के साथ अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो हमारा ये जीना नहीं रहेगा। और आज के तारीख में कौन सी आज की पॉलिटिकल पार्टी है कि जो संविधान को सुरक्षित रखे? कांग्रेस पार्टी है? बिल्कुल नहीं। आज की जो शिंदे सेना या तो मिंदे सेना की पार्टी है, क्या वो संविधान को सुरक्षित रखे? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी रखेंगी? नहीं। महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी पार्टी है जो संविधान के लिए, सारे समाज के लिए, समानता के लिए, लोकशाही हक के लिए लड़ने वाली पार्टी है? सही मायने में तो वो केवल एक उसका नेता है, वो है उद्धव साहेब और उनकी पार्टी है शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे। समय बदल गया है, उस हिसाब से सारे जो इश्यूज़ है वो आज पीछे चले गए हैं। और उद्धव साहब ने जब से कमान हाथ में ली तब से मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज है, अम्बेडकराइट जो समाज है, या तो बाकी जो संविधान के प्रति जो सीरियस सोच, गहरी सोच करने वाला समाज है, आज के तारीख में विचारधारा के प्रति आज उद्धव साहब के साथ में है। इसलिए आज हम सब लोग उद्धव साहब के साथ हैं। पहले बुद्धिस्ट आदमी इनके पास नहीं था, ये बात सही है ना, पर आज मेरे जैसा शिव शाहू फुले अम्बेडकर, यानी कि अम्बेडकराइट, कंप्लीटली 100% अम्बेडकराइट आदमी को उन्होंने टिकट दिया है। बोला गया था कि बुद्धिस्ट लोग को, बौद्ध को टिकट नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? उद्धव साहब ने ये सब बातें रिजेक्ट करी। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को सिद्धार्थ खरात को ही टिकट देना है। हो गया क्या, बता रहा हूँ मैं, बहुत गंभीर, मतलब मैं जीनियस सवाल पे आ रहा हूँ। बुद्धिस्ट समाज, बौद्ध समाज, मुस्लिम समाज या जो अल्पसंख्यक समाज है, कुछ ऐसा वर्ग था एक ज़माने में, इनको टारगेट क्या रहता है ना कि पॉलिटिक्स करना है तो कोई ना कोई तो भी शत्रु पक्ष में रखना चाहिए। जैसा कि आज भाजपा, क्या भारतीय जनता पार्टी है, ऑलवेज क्या मुस्लिम को टारगेट करती है, बल्कि वो कुछ नहीं करते, पर मुस्लिम ने ये करे, वो कर रहे, हमारा समाज क्या बोलते, असुरक्षित हो गया। मतलब कोई तो भी ऐसा जो झूठा एक नैरेटिव सेट करके अपने सामने रखना पड़ता है। उस हिसाब से महाराष्ट्र के बौद्ध को भी एक तरह से टारगेट किया गया था। आज में क्या हुआ, मेरे इधर क्या हो रहा है, एक पॉलिटिकल, देखो ये बड़ी अच्छी शुरुआत होने जा रही है। मेरे को, यानी कि बौद्ध उम्मीदवार को उन्होंने जब से टिकट दिया, आमदार बनाया, तो एक जो बौद्ध समाज है हमारा, जो कभी इनके साथ नहीं था, वो पूरा के पूरा शिवसेना के साथ आया है। और जिसके सामने वो एक दूसरे के साथ खड़े होते थे, जो महाराष्ट्र का जो अपर कास्ट समाज है, उसके सामने आज जो ये पहले खड़ा रहता था, आज वो एक हो रहे हैं। तो राजकीय समीकरण है। देखो, सामाजिक अच्छा काम करने के लिए ये जो राजकीय समीकरण है कुछ अलग तरह से आ रहा है। और महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि अलग क्रांति बोलते हैं ना, राजकीय क्रांति होने की संभावना है, जो कि मेरे को दिख रही है वो। जी सर, आपने अभी बोला कि श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है उसकी जो रक्षा कर रहे हैं, जो उसका पालन कर रहे हैं, वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी पूरी तरह से कर रही है। आपकी पार्टी के साथ अभी गठबंधन है, आप और राज साहेब ठाकरे जी की पार्टी मनसे की। एक मुद्दा बहुत तेज़ी से चल रहा है, भाषा विवाद, जिसमें कहा जा रहा है कि मुंबई में अगर आपको भाषा मराठी आ रही है तो ही आप यहाँ पे रह सकते हो या फिर बात कर सकते हो, आपको नहीं आती है तो आप यहाँ नहीं रह सकते हो। बीच में अलग अलग मुद्दे आए थे कि पर प्रांतीय को हटाना है। तो ये संविधान में, माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है कि कोई भी आदमी किसी भी राज्य में रह सकता है, किसी भी जगह जा सकता है और कोई भी भाषा बोल सकता है। हाँ, उनका जो मानना है कि
जहाँ रह रहे हो उस धरती का मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उस भाषा की, उस संस्कृति की मान सम्मान होनी चाहिए, वो मानता हूँ मैं। लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी अभी जिस गठबंधन में, वहाँ पे संविधान के बारे में सोचा जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो कुछ मतलब इसको गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। देखो, भाषा हर एक की है। भाषा जो मातृभाषा है, जिसकी जो भाषा है वो वही भाषा में उसने बोलना चाहिए। बराबर। बिल्कुल, उसमें कोई किसी का कोई संदेह नहीं है, ये यही होना चाहिए। महाराष्ट्र की, जहाँ तक मुंबई की जो बात हुई है, महाराष्ट्र की बात हुई, उसमें ऐसा कहा है कि हिंदी कंपलसरी लैंग्वेज, उसको विरोध है। महाराष्ट्र में हिंदी कंपलसरी क्यों? समझ गए? भाषाओं को कोई भाषा को विरोध नहीं है। कंपलसरी यानी कि पहली से लेके कंपलसरी, जो कि मराठी कंपलसरी है, बराबर है। मराठी ही रहने चाहिए। महाराष्ट्र की जो भाषा है वो मराठी है। कंपलसरी पहली से लेके सक्तीची बोलते हैं ना, सक्तीची कंपलसरी को विरोध हो गया है। बाकी किसी की भाषा जो है, सिटी है महाराष्ट्र में, सारे ये देश की राजधानी है, बराबर है, आर्थिक राजधानी है, बराबर है ना। सारे लोग यहाँ रह रहे, संविधान के हिसाब से कोई किसी को भी विरोध नहीं है। खाली कंपलसरी लैंग्वेज की जो बात कही, इसके लिए विरोध हो गया, और वो मेरे हिसाब से वो सही है। नहीं सर, वो एकदम सही आप बोल रहे हैं कि आपके ऊपर कोई भाषा का जोर नहीं होना चाहिए। हाँ। तो विरोध बहुत सही था, लेकिन यह विरोध सरकार के प्रति था कि आम जनता, नहीं, आम जनता के प्रति बिल्कुल नहीं है। जो नहीं, रोड नहीं। पे वॉचमैन का काम कर रही है, फुटपाथ पे बेच रही है, उनका नहीं, विरोध नहीं, या आज उनके भी- साथ करना। आज भी जो भी शिवसेना के जो हमारे नगर सेवक यहाँ पे चुन के आए हैं, आपको पता है या नहीं मेरे को मालूम नहीं, ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पे मराठी समाज कम है जी। बाकी नॉर्थ इंडियंस हो या बाकी इतर समाज भी है, उन्होंने मराठी आदमी को दिया चुन के दिया है। जी। बराबर है जी। जो अलग समाज है, मतलब हिंदी जो भाषिक है, कोई अलग भाषिक है, भाषा को विरोध नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की जो कंपलसरी वाली जो भाषा है ना, उसके प्रति वो विरोध था हमारा। बाकी जिसकी जो भाषा है वो भाषा वो बोल सकता है। नहीं देखिए सर, मेरा खुद का भी जो मानना है ये एकदम सही है कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस धरती पे रह रहे हैं, वहाँ का मान सम्मान, वहाँ के भाषा का सम्मान और वहाँ के लोगों का सम्मान आपको तो करना ये चाहिए। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई जी। मुंबई में आप अगर बोलेंगे कि ये यहाँ की कंपलसरी लैंग्वेज मराठी नहीं हिंदी है, कौन तो सा गलत है। देखो, आपकी जो भाषा है बोल सकते हैं ना, किसने किसको विरोध किया? बिल्कुल नहीं। संविधान के हिसाब से सबको अधिकार है और वो सब लोग निभा रहे जी। और इसीलिए बाकी सारा समाज भी आज के तारीख में भी वो मराठी के साथ में, साहिब के साथ में है। जी सर, आप सिस्टम में थे इतने टाइम से, क्या आपने सिस्टम के अंदर रहते हुए कभी राजनीतिक दबाव महसूस किया आपने? नहीं, राजनीतिक दबाव मैंने नहीं कहीं महसूस किया। जो भी मेरे को कहीं लगा तो मुझ में कन्विंसिंग है। मैं जो जैसे कि पहले कहा मैंने, कन्विंसिंग, जो भी कुछ गलत अगर पॉलिटिशियन बोलता है समझ लो, तो उस समय हम्बली सबमिशन उनके साथ करना चाहिए कि सर ये ऐसा नहीं हो सकता है, प्लीज़ ये ऐसा मत करो, आप अड़चन में आओगे। तो मेरे को कभी किसी ने पॉलिटिकली ऐसा कोई दबाव वगैरह कुछ किया नहीं और मैंने वो माना भी नहीं। अच्छा सर, आखिरी सवाल सिर्फ, आप अपने समाज को, अपने जिला को, विदर्भ को, और आप एक रोल मॉडल हो आपके समाज के लिए, तो आपके समाज के लोग जो अगल बगल के और जिला के लोग हैं, जैसे वाशिम हुआ, अकोला हुआ, इधर नागपुर पड़ता है थोड़ा बहुत, जो वहाँ के लोग हैं, उनके लिए कोई एक ऐसा मैसेज कि जहाँ से उन्हें लगे कि मुझे एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए कि राजनीति को, तो उनके लिए कोई एक संदेश जो हमारे लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप दोनों से एक्सपर्ट होके आए हो आप। हाँ, देखो, मैं जहाँ से हूँ अभी, एमएलए हूँ, वो मेहकर बुल्ढाना, उसके करीब में वाशिम है, बाजू में अकोला है, जालना है, संभाजी नगर है, मराठवाड़ा और विदर्भ का ये एरिया है जी। वहाँ पे ज़्यादा फार्मर्स है, गरीबी है, पावर्टी बहुत है, जैसे कि मैंने जिक्र किया है। वहाँ शिक्षा का जो आज का जो प्रमाण है बहुत कम है, और जो भी है दर्जा भी नहीं है उसको। तो मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा नम्र निवेदन है कि शिक्षा को आप जो है प्राथमिकता दें, और शिक्षा के हिसाब से आप जो भी क्षेत्र में जहाँ भी आपको मिलता है, संधि मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ पे जिस तरह से क्यों न हो नौकरी की हम लोग कोशिश करनी चाहिए। पॉलिटिकल
आधा अधूरा शिक्षा लेके कोई पॉलिटिकल पार्टी में बिल्कुल ना जाइए, क्योंकि जिसका शिक्षा पूरा पक्का है वो कोई भी क्षेत्र में चला जाए उसका वो व्यवसाय पक्का होगा। जिसकी शिक्षा अधूरी है वो कोई भी फील्ड में जाए उसका पूरा प्रोफेशन आधा अधूरा ही रहेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ये सिंबल ऑफ नॉलेज रहे हैं और उनका जो पेटेंट है मेरे हिसाब से शिक्षा है, एजुकेशन ही है। जी। और एजुकेशन ही आदमी को बुलंदी पे लेके जा सकता है, ऐसी उनकी सोच है। बल्कि समाज में क्रांति अगर लानी है तो शिक्षा के माध्यम से लानी है। शिक्षा अच्छी तरह से कर लो, फिर बाद में कोई भी क्षेत्र चुनो, उसमें आप सक्सेस हो जाओगे। और ये सब करने के बाद में मेरा ये आखिरी विनंती है कि पॉलिटिक्स में आना है हम सबको। और समाज को अगर सुधारना लानी है तो उसका जो सबसे अधिक प्रभावशाली माध्यम पॉलिटिक्स है, राजनीति है। और जो समानता की बात हो रही है आज की तारीख में, समानता, इक्वेलिटी तभी आती है जब आपका इकोनॉमिकल स्तर ऊपर हो जाए। और इकोनॉमिकल स्तर आपका अगर कोई समाज का बढ़ाना है तो वो समाज का प्रतिनिधि जो है राजनीति में आना चाहिए, सत्ता में आना चाहिए। जब सत्ता में आता है तो आर्थिक सुविधाएं ज़्यादा मिलती है। केवल अकेले आदमी को नहीं, नौकरी में एक आदमी सुधरता है, पर राजनीति में सारा समाज को सुधारने की अवसर मिलता है। इसलिए राजनीति इस तरह से करो कि सारे समाज को फायदा हो जाए। समाज को फायदा होने वाली राजनीति जो है इसके बाद हम लोग शुरू करें। जो भी कोई इमोशनली अपील करता है और इसकी डर से उधर समाज को लेके जाता है और वो सब वोट फ्रीज हो जाती है, और कोई जो जातिवादी जो शख्स है उनको अगर बेनिफिट होता है तो उससे आप सावधान रहिए। हमारा समाज को अगर एम्पावर करना है तो राजनीति में, मतलब सरकार में आने वाला जो पॉलिटिकल पार्टी है जो समाज को बड़ा कर रहा है उसके साथ रहने की कोशिश करिए। और मेरे हिसाब से राजनीति और समाज की सुधारना ये साथ साथ में चलेगी। खुद ही जी शिक्षा करें और फिर अच्छा खासा पॉलिटिक्स समाज के लिए करना चाहिए। ये मेरी सबसे अपील है, गुजारिश है। जी धन्यवाद सर। जैसा आप सुन रहे थे मेरे पॉडकास्ट में बिंदास बात बोल में, आपने देखा कि बिंदास बोल में मैं क्यों ऐसे चेहरे लेकर आता हूँ। बिंदास बोल में मैं ऐसे ही लोग ढूंढता हूँ जो बातें अपनी बिंदास कर सके। आज सिद्धार्थ खरा सर जो कि पहली बार विधायक बने हैं महकर विधानसभा से, लेकिन इन्होंने जो शासन में रह के जो नौकरी करके सीखा है बहुत अच्छी बात की है। और मेरा ये मानना है कि ये पहले ऐसे अफसर होंगे जो वहाँ पे काम करने के बाद भी बहुत ही बिंदास बात किए हैं। जब भी लगे आपको कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो मुझे इनसे पूछने चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में डालिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, और मैं इनसे बात करके, क्योंकि इनका बेटा भी आया हुआ है, मैं उससे भी बात करूंगा और उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। हमेशा 30 साल से जब टेबल के उस पार थे अब इस पार आए हैं तो यह दोनों का दर्द समझ रहे हैं, दोनों की तकलीफ़ें समझ रहे हैं। मैं हमेशा सर को एक ही बधाई दूंगा कि वह स्वस्थ रहें, क्योंकि इनके जैसे एक राजनेता की ज़रूरत है जो अपने समाज, अपने लोग और अपने विधानसभा, अपने जिला के आसपास लोगों के लिए जो उम्मीद बनाया है उस उम्मीद पे खरे उतरे। अगर स्वस्थ रहेंगे तो मेरा भी यही मानना है कि सचमुच उस जिला की, उस विधानसभा की तस्वीर चेंज करेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहें। नमस्कार। नमस्ते, जय महाराष्ट्र।